नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हमारा चल रहा बिंदु था विकारी शब्द का अंतिम रूप या विकारी जो अंतिम शब्द है, क्रिया, उसकी हम चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों कि क्रिया के संदर्भ में वार्ता और क्या बनती है। क्रिया की हम बात करना कल आरंभ कर चुके थे। इसमें हमने जान लिया है कि क्रिया किसे कहा जाता है और इसके प्रकारों के संदर्भ में वार्ता जब आरंभ हुई तो सबसे पहले हमने लिया क्या कि कर्म के आधार पर इसके दो भेद थे, एक अकर्मक और एक शकर्मक। और अंतिम जो प्रश्न मैंने आपसे रखे थे, बिल्कुल आपके सामने मैंने 4 प्रश्न रखे थे कि आपको इनका जवाब अपना रखना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अधिकांश साथियों ने इसका जवाब देने का प्रयत्न किया और जवाब दिया। काफ़ी हद तक आपके जवाब सही भी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं पुनः अवगत करवा दूं कि मैं हर बिंदु को चर्चा में चर्चा में ले रहा हूं, तो कुछ तो वजह अलग रही होगी। मैंने इन 4 उदाहरणों को आपके सामने रखा था कल प्रश्न के रूप में, और जिनका जवाब देने के लिए आपसे मैंने कहा भी था कि सभी अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में रखेंगे। अब बात आती है कि किन का जवाब सही है और किन किन मेरे साथियों ने जो प्रयत्न किया उसमें जरा सा उनसे बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब सही है दोस्तों। मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत ज़्यादा इस बिंदु को समझ चुके हो। कुछ एक कन्फ्यूजन है, जिस बिंदु तक मैं आपको ले जाना चाहता था उसका तरीका मैंने यह अपनाया कि मैंने आपके सामने 4 प्रश्न रखे थे। मैं अब इनके आपके सामने जवाब उल्लेखित कर देता हूं। आप स्वयं अपना पता लगा लेंगे कि किन का जवाब सही था और किन का जवाब सही नहीं था, हमें कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, पहले प्रश्न का जवाब होगा, पहला प्रश्न था हमारे पास, राधा गाय को चारा खिलाती है। पहली बात, इन सभी में कौन सी क्रिया है दोस्तों? सहकर्मक है। एक तो ये कॉमन बात थी जो मैंने आपको कल प्रश्न रखते समय भी बता दी थी कि सभी सहकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। आपको जवाब ये देना है कि एक कर्मक होगी या द्विकर्मक होगी। ध्यान दीजिए, राधा गाय को चारा खिलाती है। पहला जवाब हमें मिला क्या से? क्या खिलाती है? चारा। और दूसरा हमें को विभक्ति की वजह से पता चल गया, अर्थात यहां पर गाय भी कर्म है और चारा भी कर्म है। अतः यहां पर होगी दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। यहां पर क्या होगी दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया। जुड़ जाइए, मैंने कल जहां क्लास छोड़ी थी वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों। तभी तो हमें मजा आएगा इस बात का कि हम लगातार जुड़े हुए हैं और कोई भी पार्ट हमारा छूटा नहीं। दूसरा जो वाक्य है, मालिक ने नौकर को डांटा। नौकर को डांटा, इसमें यहां पर नौकर कर्म है, अर्थात यहां पर है दोस्तों एक कर्मक क्रिया। यहां पर क्या है? एक कर्मक क्रिया है। अब बात आती है तीसरे वाक्य में, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। एक बार मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा, पहले अंतिम वाक्य पे ले लेते हैं। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया। क्या सुनाया? मृत्युदंड। किसे सुनाया? अपराधी को। अर्थात यहां भी क्रिया क्या है? द्विकर्मक है। यहां भी क्रिया क्या है? द्विकर्मक है। अब आएगा आश्चर्यचकित कर देने वाला वक्तव्य। बिल्कुल, क्या इन 3 उदाहरणों का जवाब आप सभी का मेरे विद्वान साथियों, मेरी विदुषी बहनें, सभी का जवाब ये सही है। गलती हमसे हुई है, ये इस वाक्य में हुई है। गलती हमसे हुई है, यह इस वाक्य में हुई है। और गलती क्या हुई है, मैं उस बात को बताने से पहले आपको एक बार बता देता हूं कि इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों एक कर्मक क्रिया। क्या होगा? एक कर्मक क्रिया। आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत सारे सवाल आ गए कि सर ये ऐसा क्या हो गया? यहां भी तो देखो गरीब कर्म है और कंबल भी कर्म है, यहां पर भी द्विकर्मक होनी चाहिए, यहां पर भी द्विकर्मक होनी चाहिए। दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस एक वाक्य पर चर्चा करने वाला हूं, बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी चर्चा करने वाला हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो कल 4 मैंने प्रश्न रखे थे उनके सबके जवाब आपके सामने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब मैं कुछ इस बिंदु की गहराई में उतरने का प्रयास करूंगा और मेरे साथ आप भी इस गहराई का शेयर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल,
स्क्रीनशॉट लिया, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिया। हम इस बात पर अब वार्ता आरंभ कर रहे हैं कि इसमें मैंने एक कर्मक क्यों बताया। वाक्य है हमारा, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। और जो इसका जवाब था दोस्तों वह है कौन सा, एक कर्मक। प्रश्न यहां से आता है कि सर यह एक कर्मक क्यों है, सर यह एक कर्मक क्यों है। अब जानते हैं इसके बारे में बहुत आराम से, बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया, मैं यही चीज तो समझा रहा हूं मेरे दोस्तों। आप धैर्य रखा करें, उत्कर्ष के मंच के साथ जुड़े हैं, आप किसी शीघ्रता से चलने वाली क्लास के साथ नहीं हो। बहुत ही आराम से बता रहा हूं, हर एक महीन पहलू पर बड़े विस्तार से बात कर रहा हूं आपके साथ में दोस्तों। मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा कि जब इसका आपको कारण पता लगेगा। कंबल अविकारी शब्द है, नहीं प्रिंसी जी ऐसा नहीं है, कंबल विकारी शब्द में ही गिना जाता है। कंबल एक वस्त्र है, ओढ़ने के वस्त्र का नाम है, और नाम जो भी होते हैं वो संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा शब्द विकारी होता है। यह नहीं, इसमें एक कर्मक होने की वजह कुछ और है, एक कर्मक होने की वजह कुछ और है। मैं आपको इसके जुड़ती हुई 2-3 बातें बताऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा इस चीज में। क्या हमें एक तो यहां पर क्रम नजर आ रहा है और एक यहां पर क्रम नजर आ रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, जहां भी द्विकर्मक क्रिया होगी, जहां भी द्विकर्मक क्रिया होगी वहां पर कर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। कर्म कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। अब जो द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य है ना, उसमें जो 2 कर्म होते हैं उन दोनों के अलग अलग नाम होंगे। एक नाम आता है दोस्तों मुख्य कर्म, बहुत गहराई तक पढ़ेंगे, डीप तक पढ़ा रहा हूं इसको, बहुत अंदर तक जाएंगे इस बिंदु के। और दूसरा जो कर्म होता है वह होता है दोस्तों गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया में जो 2 कर्म होते हैं उन दोनों के अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। अब बात आती है मुख्य कर्म क्या होगा, गौण कर्म क्या होगा। जानिए दोस्तों, जो मुख्य क्रम होता है इसकी मैं पहचान बता रहा हूं आपको, फिर गौण क्रम की भी हम पहचान की बात करेंगे। पहले मुख्य क्रम की पहचान जानिए कि मुख्य कर्म क्या होता है। मैं आपको 5-6 पहचान बता देता हूं, बिल्कुल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5-6 तरीके बता देता हूं इन दोनों के। आपको एक भी याद रह गया तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मुख्य क्रम जो होता है वह होता है क्रिया से ठीक पहले। क्रिया से कहां होगा, ठीक पहले होगा। अब यहां पर भी ध्यान देना, एक तो होता है क्रिया से पहले और एक लिखा है ठीक पहले। देखो दान देना, ये देना क्रिया है दोस्तों, देना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। अब कंबल भी यहाँ पे क्रिया से ठीक पहले है और गरीब भी यहाँ पर क्रिया से पहले है, लेकिन हमें क्रिया से पहले का नहीं, क्रिया से ठीक पहला उठाना है तो दोनों ही पहले, पर ठीक पहले कौन है, कंबल। इसका मतलब कंबल क्या है, मुख्य कर्म। कंबल क्या है दोस्तों, मुख्य कर्म। आप कहें कि सर ये बात हमें याद नहीं रहे, सर यह बात हमें याद नहीं रहे, कोई बात नहीं। अगर आपको द्विकर्म क्रिया में मुख्य कर्म की ये पहचान याद नहीं रहे तो दूसरा तरीका बता देता हूं। यह जो मुख्य कर्म होगा वह होगा निर्जीव दोस्तों। वह क्या होगा, निर्जीव होगा। मुख्य कर्म जो होगा वो क्या होगा, निर्जीव होगा। अब देखिए यहां पर गरीब व्यक्ति है, इसका मतलब सजीव है, और कंबल क्या है, एक वस्तु है, एक वस्त्र का नाम है, इसका मतलब ये निर्जीव है। मान लीजिए यह बात भी आपको याद नहीं रहती तो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बता देता हूं, क्या, को विभक्ति रहित। को विभक्ति रहित, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों इस चीज को। हमने कल भी बात की थी, क्या कि ये कारकों के जो चिन्ह होते हैं, जैसे हम कर्ता कारक पढ़ते हैं, कर्ता कारक का कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। ऐसे ही कर्ण कारक का माध्यम के संदर्भ में हम विभक्ति चिन्ह पढ़ते हैं से या के द्वारा माध्यम के अर्थ में। अब ध्यान देना, ये जो कर्ता कर्म कर्ण ये जो हम लिख रहे हैं ये तो है दोस्तों कारकों के नाम। ये तो क्या है दोस्तों, कारकों के नाम है। ये तो क्या है, कारकों के नाम हैं। और ये जो इधर लिखे जा रही हैं ने को से, इन्हें कहा जाता है विभक्ति। क्या कहा जाता है दोस्तों, विभक्ति कहा जाता है। जब हम कारक बिंदु पढ़ेंगे तो इस बात पर मैं और ज्यादा विस्तार से बात करूंगा। अभी इस प्रश्न को समझने के लिए हमें इतना जानना पर्याप्त होगा कि कर्ता कारक की यदि विभक्ति की बात की जाए तो कौन सी है, ने।
यदि कर्म कारक की बात की जाए तो विभक्ति होगी को। कर्ण कारक की बात की जाए तो कर्ण कारक की विभक्ति होगी दोस्तों से, के द्वारा के अर्थ में, क्योंकि अपादान की विभक्ति भी से होती है जो दो संज्ञा या सर्वनामों को एक से दूसरी को अलग करने या तुलना करने के संदर्भ में आती है। जब कारकों की हम बात करेंगे तो केवल 8 लाइनों की सारणी ही नहीं बताऊंगा, इससे जुड़े आपको 50 ऐसे तथ्य दूंगा दोस्तों, एक नहीं दो नहीं 50 ऐसे तथ्य दूंगा मैं कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा भी कुछ पढ़ा जाता है कारकों के अंदर। हर एक चीज, बिल्कुल हर एक प्रकरण में हम एक दूसरे टॉपिक का अंतर संबंध पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको पुनः कह देता हूं, उत्कर्ष के मन से आपको जो मैं बता रहा हूं केवल व्याकरण का पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ा रहा, मैं आपका व्याकरण को तुलनात्मक अध्ययन दे रहा हूं कि एक दूसरे व्याकरणिक प्रकरण में किस प्रकार से अंतर संबंधता पाई जाती है, एक दूसरे बिंदु से कैसे एक दूसरे टॉपिक जुड़ता है। हम केवल एक बिंदु में एक ही बिंदु को रटते हैं, पढ़ते हैं। यही वजह होती है कि 3 किताबें और 3 लाइनें पढ़ने के बाद कुछ एक मेरे दोस्त अपने आप को विद्वान और कुछ बहनें अपने आप को विदुषी समझ बैठती हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। हाँ, हम मन में खुश हो जाएंगे कि हमें याद हो रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिलती दोस्तों। सफलता मिलेगी कब? जब हम एक दूसरे चीज़ों को क्रॉस पढ़ना शुरू कर देंगे, इनके मूल तथ्यों को जानना शुरू कर देंगे। और मैं आपकी शैली में बदलाव करने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ते सब हैं, सफलता सबको नहीं मिलती। कौन कितना पढ़ता है कभी मायने नहीं रखता, कौन कैसे पढ़ता है और क्या पढ़ता है यह मायने रखता है साथियों। तो ध्यान देना, कर्म कारक की जो विभक्ति होगी वो कौन सी होती है? को। ठीक है। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कारक पढ़ेंगे उस समय मैं आपको पुनः इस बात का दोहरान दूंगा कि कर्म कारक के साथ यदि को विभक्ति जोड़नी है तो सदैव याद रखना है कि कर्म के रूप में प्रयुक्त होने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द सजीव होना चाहिए। और यदि कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द है वो निर्जीव है तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। ये वाक्य शुद्धि में भी आती है बातें, ये कारक में भी पढ़ी जाएंगी और क्रिया में भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। मैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार बिंदुओं का आपको तुलनात्मक अध्ययन दे रहा हूं। पहली बार ऐसा आपको लग रहा होगा कि वास्तव में व्याकरण सीख रहे हैं। मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपका कोर्स नहीं, आपको व्याकरण सिखा दूं, ताकि बहुत बड़ा जो हमारे दिमाग में डर रहता है कि हिंदी व्याकरण को जो रटने की जिज्ञासा होती है वो शमन हो जाए और हम इसको समझना आरंभ कर दें। तो कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? को। अब ध्यान दीजिए, को विभक्ति रहित का मतलब क्या हुआ कि यदि वाक्य में निर्जीव कर्म होगा तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, सजीव कर्म होगा तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो मुख्य कर्म होता है वह कैसा होगा? निर्जीव होगा, तो ये को विभक्ति रहित होगा और ये क्रिया से कहाँ लिखा जाएगा? ठीक पहले। ये तो सारी की सारी बातें थी दोस्तों किससे संबंधित। ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं वो किससे संबंधित हैं दोस्तों? केवल और केवल मुख्य कर्म से संबंधित हैं। केवल किससे संबंधित हैं? मुख्य कर्म से। अब बात आती है दूसरी गौण कर्म की, कि सर गौण कर्म कैसे पहचाने। अब एक तरीका तो मैं ये कह दूं कि आपको मुख्य क्रम पहचान में आ गया, मुख्य क्रम पहचान में आ गया तो बचे हुआ जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जो जैसे मान लिया यहां पर कौन सा है? मुख्य क्रम है, तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? गौण क्रम। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ दोस्तों, हमें समझना है कि गौण क्रम क्या होगा। तो जानिए गौण क्रम कहां होता है। पहली चीज, गौण क्रम जो होता है वह वाक्य में मुख्य क्रम से पहले लिखा जाएगा। मुख्य क्रम से पहले लिखा जाता है। पहली चीज बहुत महत्वपूर्ण, गौण क्रम कहां होता है? मुख्य क्रम से पहले होता है। अब मुख्य क्रम कहां होता है यह हमें नहीं पता, लेकिन वाक्य में क्रम कितने हैं? 2। और गौण क्रम कहां आ रहा है? मुख्य क्रम से पहले। इसका मतलब मुख्य क्रम कहां गया? बाद में आ गया। तो पहले वाला क्रम कौन सा हो गया? गौण। और बाद वाला क्रम कौन सा हो गया? मुख्य। एक चीज, ये चीज पता न रहे दोस्तों तो आप याद रख लेना, क्या? ये सजीव होगा। ये क्या होगा? सजीव होगा। और सजीव होगा तो तीसरा तथ्य तो आप समझ ही गए होंगे, क्या? को विभक्ति सहित होता है। कैसे होता है दोस्तों? को विभक्ति सहित होता है। ये को विभक्ति सहित होगा। इन 3 तथ्यों में से ये और 3, ये 6 तथ्य मैंने आपको बता दिए। इन दोनों कर्मों से संबंधित, मुख्य क्रम और गौण क्रम की पहचान से संबंधित। यदि अब भी आपकी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि गौण क्रम और मुख्य क्रम में अंतर कैसे करें, तो एक बार मैं इसका पुनः दोहरान दे देता हूं। मुख्य क्रम होगा क्रिया से ठीक पहले होगा, निर्जीव शब्द होगा, को विभक्ति रहित होगा। मुख्य क्रिया से ठीक पहले है, निर्जीव है, को विभक्ति रहित है। गौण क्रम जो होगा वो मुख्य क्रम से भी पहले होगा, सजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई साथियों? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। अब एक बार आप
लाइक का बटन प्रेस कीजिए। आप लगभग 1300 से ज़्यादा की संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं साथियों, लेकिन अभी लाइकों की संख्या कम है। जो निःशुल्क होता है आपकी तरफ से जो दिया जा सकता है वो तो दे सकते हैं, इसका कोई मैं आपसे अतिरिक्त शुल्क भी नहीं ले रहा। आनंद आता है दोस्तों, आप मेरे साथ हृदय से जुड़ेंगे तो मजा आएगा इस सेशन का, और आपके साथ उत्कर्ष और भी अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर के आने का प्रयास करेगा, आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मानते हैं अपेक्षाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, हम जितना किसी के लिए अच्छा करते हैं सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं, और हमारा काम करने का हौसला भी बढ़ता जाता है यदि हमें सकारात्मक पुनर्बलन मिलता हो। तो दोस्तों, एक पुनर्बलन के रूप में आप एक कमेंट को, एक बार जरा कमेंट को विराम दीजिए और एक लाइक का बटन है उसको प्रेस कीजिए। दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूं आगे कि ये दोनों चीजें भी अगर आपको याद न रहे तो एक वाक्य शुद्धि का नियम बता रहा हूं, एक वाक्य शुद्धि का एक नियम बता रहा हूं, वो याद रख लेना, मुख्य क्रम और गौण क्रम से संबंधित। क्या, मैं इधर लिख देता हूं वो चीज जो वाक्य शुद्धि का नियम है। द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण क्रम पहले व मुख्य क्रम बाद में आएगा, मुख्य क्रम बाद में। ये लो दोस्तों, अगर आपको ये दोनों तथ्य भी याद नहीं रहे ना, तो आप इस चीज को याद रख लेना कि द्विकर्मक क्रिया का कोई वाक्य है तो गौण क्रम कहां होगा दोस्तों, पहले होगा। गौण क्रम कहां होगा, पहले, और मुख्य क्रम कहां होगा, बाद में होगा। अब परीक्षा में ऐसा तो है नहीं, अब परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि वाक्य ही गलत दे दे, वाक्य ही अशुद्ध दे दे, वाक्य शुद्धि में देगा, क्रिया में तो वाक्य शुद्ध लिखेगा परीक्षक, और यदि वाक्य शुद्ध होगा तो निश्चिंत होकर के आप अपने दिमाग पे ये चीज याद रखना कि द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है तो गौण क्रम कहां होगा, पहले, और मुख्य क्रम कहां होगा, बाद में होगा। मैंने आपको ये चीज भी बता दी और इसका जो वास्तविक फैक्ट होना चाहिए था वो भी बता दिया है। एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे अपने इस प्रश्न पर। अभी मैंने शुरुआत की है साथियों, इस प्रश्न में मैंने एक कर्मक क्यों बताई, इसका जवाब आपको अब मिलेगा। एक बार यहां तक का समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ता हूं आगे। द्विकर्मक क्रिया जो वाक्य है, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं, उसमें एक क्रिया का ध्यान रखना है। कौन सा क्रिया दोस्तों, देना। क्रिया कौन सी है, देना क्रिया। अब आते हैं आपके प्रश्न के जवाब पर, अब आते हैं आपके उस सवाल के जवाब पर जो बहुत समय से आपके दिमाग को कुरेदने का प्रयास कर रहा था। जानिए क्या है वो। एक क्रिया कौन सी है, देना क्रिया है। देना क्या है, क्रिया। दोस्तों, देना क्रिया की दो स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं, दे। एक तो कौन सी चीज दें, सही, और एक हम कौन सी चीज देते हैं जो सही नहीं है। किसी को कोई चीज दी जाती है, उसकी दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो ऐसी चीज जो सही है, देने योग्य होती है, एक ऐसी चीज जो नहीं देनी चाहिए या जो देने लायक नहीं होती या गलत चीज है। ऐसे समझ लीजिए, एक सही चीज है और एक गलत चीज है। अब इन दोनों के साथ में भी दो दो स्थितियां और होती हैं दोस्तों। बहुत माइनर समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, जीरो से डेप्थ से उठाया इस बिंदु को। क्या, देना क्रिया में एक तो सही चीज दी जाएगी, एक सही नहीं या गलत चीज दी जाएगी। अब इसमें भी क्या होता है, सही में भी दो चीजें लागू हो गई। क्या, एक तो वो जो देकर वापस लेंगे, देकर वापस लेना, और एक आती है देकर वापस नहीं लेना, देकर वापस नहीं लेना। यहां तक की बात क्लियर हुई। और यही बात सही नहीं होगी उसमें भी लागू होती है। पहली बात तो क्या, देकर वापस लेंगे, देकर वापस लेना, और एक चीज है देकर वापस नहीं लेना, देकर वापस नहीं लेना। मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं ये क्या कहना चाह रहा हूं। देना क्रिया की चार स्थितियां, दो प्रकार कैसे हैं। हमें किसी को कोई चीज देनी है, यदि वो सही है, जैसे हम किसी को पैसे उधार देते हैं, वापस लेंगे। किसी को हमारी पाठ्य पुस्तकें, नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, वापस से लेंगे। देकर के वापस लेना, सही चीज है, वापस से ली जा रही है। क्लियर। बात आती है देकर वापस नहीं लेने की। देकर वापस से नहीं ली जाने वाली चीजें कौन सी होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं जो वापस से ली जाती हैं, जैसे उधार। इसके अलावा जैसे पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने हेतु दे दी गई,
अपनी मोटरसाइकिल, अपना साधन, अपनी गाड़ियां किसी को चलाने के लिए दे दी, उसका कार्य निकालने के लिए दे दी, चंद समय बाद हम वापस ले रहे हैं। किसी को बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन दे दिया, बात जैसे ही पूरी हो जाती है मोबाइल फ़ोन वापस से ले रहे हैं। एक वो चीज़ें तो देकर वापस से नहीं ली जाती, हम किसी को देंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे। क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों? एक तो होता है दान, एक होता है पुरस्कार, उपहार या भेंट जिसको आप कह सकते हो, इनाम कह सकते हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोस्तों वापस नहीं ली जाती हैं। देकर वापस लेने वाले में सही नहीं चीजें जो होती हैं, जो देकर के वापस से ली जाती हैं, जैसे कोई भी धूम्रपान की वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयरिंग करते हैं, उनमें एक दूसरे एक साथ लेकर के चल रहे हैं, या कि ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रहा और एक से ज्यादा कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व होते हैं, बिल्कुल, तो उनकी ऐसी चीजें होती हैं जो दी भी जाती हैं, वापस से भी ली जाती हैं, जिनका लेन देन वैध नहीं है, समाज या हम कह सकते हैं कानूनी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब बात आती है देकर वापस से नहीं लेना, देकर इसके वापस से नहीं लेना जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वापस से नहीं। जैसे हम किसी को श्राप देंगे, शाप या श्राप देंगे, किसी के लिए हम बद्दुआ देंगे, बद्दुआ, किसी को हम क्या दे रहे हैं दोस्तों? बद्दुआ दे रहे हैं। तो क्या आप चाहोगे कि वापस से लें? नहीं चाहते। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी चीजें जो देकर के वापस से ली जाती हैं और ऐसी चीजें जो देकर के वापस से नहीं ली जाती हैं। हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न कहां से हो रहा है? देने की मैंने सभी स्थितियां आपके सामने रख दी कि कौन कौन सी देना क्रिया में स्थितियां होंगी। एक तो वो चीज जो सही है, एक वो चीज जो सही नहीं है, एक वो चीज जो देकर के वापस से ली जाती है, एक वो जो देकर के वापस से नहीं ली जाती है। यहां तक की बात आती है, लेकिन हमें जो प्रश्न का जवाब उठाना है वो यहां से उठाना है दोस्तों, जिसको मैं आपके सामने बिल्कुल हाईलाइट कर देता हूं। यह चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? कि देना क्रिया हो, देने के संदर्भ में कोई सही चीज दी गई है और वो कैसी हो? जिसे वापस नहीं ले गए, अर्थात दान, पुरस्कार, इनाम, उपहार, भेंट, इस प्रकार के यदि कोई चीजें दी जाती हैं तो यहां पर एक विशेष तथ्य जुड़ता है दोस्तों, यहां पर एक विशेष तथ्य जुड़ता है। वो विशेष तथ्य क्या होता है मैं बता देता हूं। क्या? कि दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में, आदि के भाव में दोस्तों जो हमारे वाक्य में गौण कर्म होता है, जो गौण कर्म होता है, गौण कर्म को यहां से हमारे प्रश्न का जवाब निकल के आएगा, संप्रदान कारक माना जाता है। गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है, संप्रदान कारक माना जाता है। कुछ समझ में आया साथियों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यह वाला तथ्य हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? यदि वाक्य में दान, पुरस्कार, उपहार आदि का भाव हो देना क्रिया के साथ में, तो जो गौण कर्म होता है, इस गौण कर्म को क्या माना जाएगा दोस्तों? संप्रदान कारक माना जाएगा। दोस्तों इसे क्या माना जाएगा? संप्रदान कारक माना जाएगा। अब बात आती है संप्रदान कारक मान लिया किसको? गौण कर्म को। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कदापि दो ना होंगे, एक स्थान पर कदापि दो ना होंगे। अब हमारा जो वाक्य था वो क्या था? राजा ने, हमारा जो वाक्य था वह क्या था दोस्तों? राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। दोस्तों अब इस वाक्य को आराम से समझिए। वाक्य में क्रिया क्या है? देना, और भाव किसका है? दान का। अब आपको यह चीज भी पता है कि मुख्य क्रम तो क्या है दोस्तों? कंबल। ये तो क्या है दोस्तों? मुख्य क्रम है। गरीब क्या है यहाँ पे? गौण कर्म है दोस्तों। गरीब क्या है? गौण कर्म है। अब वाक्य की बात आ जाए विशेष तथ्य में तो पढ़ेंगे क्या? दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में गौण कर्म को क्या मानेंगे दोस्तों? संप्रदान कारक मान लिया गया। क्या मान लिया गया? संप्रदान कारक मान लिया गया। तो वाक्य में कर्म कारक तो नहीं रहा ये, तो वाक्य में कर्म कारक कितने रहे? केवल एक। तो क्रिया क्या हो जाएगी साथियों? एक कर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है क्या?
यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार आप अपना इस बिल्कुल थम्स अप कीजिए दोस्तों। कि इसमें एक कर्मक वाक्य क्यों हुआ, एक कर्मक क्रिया क्यों हुई, क्योंकि गौण कर्म जो हमें वास्तव में कर्म कारक नजर आ रहा था वो कर्म कारक नहीं बल्कि क्या हो गया दोस्तों, संप्रदान कारक हो गया। अब एक वाक्य में एक ही शब्द को हम दो कारकों का नाम तो दे नहीं सकते, एक ही कारक में अपन एक ही शब्द को हम दो कारकों में नहीं गिन सकते, या तो इसे संप्रदान ही माना जाएगा या इसे कर्म कारक ही माना जाएगा। मेरे बहुत सारे साथियों के जहन में एक प्रश्न भी आता है कि सर ऐसी चीजें हमें किताबों में उल्लेखित नहीं मिलती, हम आप कैसे मान लें आपकी ये बातें सही हैं। तो साथियों एक चीज बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था रटी रटाई हिंदी में आपको नहीं पढ़ा सकता और न मेरे बस में है वो। मैं केवल आपको तथ्य बताऊंगा, मैं आपके सामने हर एक टॉपिक का पूरा विस्तार प्रस्तुत कर सकता हूं। एक बिंदु का जैसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर दिया है मैंने आपके सामने कि वास्तव में है क्या, होता कैसे है। किताबों में इन चीजों तक को छुआ ही नहीं गया, एनसीईआरटी तक में तो गौण क्रम और मुख्य क्रम तक का उल्लेख नहीं है साथियों, लेकिन होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, ये सब चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई साथियों, हमारे प्रश्न भी पूरे हो गए और ये क्रिया के जो सहकर्मक के दो भेद थे उनकी वार्ता भी समाप्त हो गई है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यह आपके बहुत काम की चीज रहेगी। हालांकि आज तक ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा गया है तो आप अब इसका आराम से हंसते हंसते जवाब दे सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रकार पर जो क्रिया के अगले भेद होंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझना। अगला तथ्य है हमारा संरचना के आधार पर क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब आप जरा अपने लेखन को विराम दीजिए, कमेंट बॉक्स पे अब एक बार ध्यान न दें और एक बार जो मैं कह रहा हूं मेरे शब्दों को गौर से सुनना, बहुत अच्छे से सुनिए। क्या संरचना के आधार पर यदि आपको क्रिया पूछी जाती है दोस्तों तो आपका जवाब होगा 5। कितने प्रकार होते हैं? 5। लेकिन यदि प्रयोग व संरचना पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है दोस्तों? प्रयोग व संरचना पूछी जाती है तो आपका जवाब होगा 8। आपका जवाब कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। अब ये क्या अंतर है मैं यह भी बता देता हूं। वर्तमान प्रचलन में जो इस समय पाठ्यक्रम में चल रही पुस्तक एनसीईआरटी की है उसमें केवल संरचना के आधार पर क्रिया के भेद दिए गए हैं। उसमें केवल किसके आधार पर भेद दिए गए हैं? संरचना के आधार पर भेद दिए गए हैं। और संरचना के आधार पर आपको पूछा जाए तो जवाब आपका कितना होगा? 5 होगा। लेकिन इसके ठीक पहले वाली अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि प्रयोग और जोड़ दिया जाए तो प्रकार 3 और बढ़ जाते हैं, प्रकार 3 और बढ़ जाते हैं। मैं उनकी भी चर्चा करूंगा कि वो 3 कौन से हैं और ये 5 कौन से हैं। हम कुल 8 के 8 प्रकारों की बातें करेंगे दोस्तों, हम कुल 8 प्रकारों की बात करेंगे। लेकिन प्रश्न को जरा पुनः समझ लेना। यदि आपसे पूछा जाता है संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने, क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो आपका जवाब सदैव संरचना के आधार पर 5 ही होगा। लेकिन प्रयोग में संरचना पूछ ली जाती है तो आपका आंसर 8 होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। दंड को किसमें मानेंगे? शारदा जी, दंड को किसमें मानेंगे? जो सही चीज नहीं है देख करके वापस से नहीं ली जाती। न्यायाधीश ने मृत्युदंड सुनाया, मैं ये चीज बता चुका हूं। वहां पर आपके द्विकर्मक क्रिया वाला चौथा प्रश्न था, मैंने उसका उल्लेख कर लिया है। अपवाद में केवल एक बात ध्यान रखनी है, दान, उपहार, पुरस्कार, भेंट या इनाम का भाव होगा तो गौण कर्म को संप्रदान मानना, इसके अलावा कुछ भी रहे सदैव द्विकर्मक में ही गिना जाएगा। अब बात आती है अपने इस बिंदु की कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8। केवल संरचना पूछे तो कितने होंगे? 5। मैं 5 नाम लिख देता हूं संरचना के आधार पर कौन से हैं और उसके बाद वो 3 और जोड़ लेंगे जो प्रयोग लिखते ही आ जाते हैं। देखो पहला जो नाम आता है दोस्तों हमारे पास वह कौन सा आएगा? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये जो मैं आपके सामने 5 नाम उल्लेखित कर चुका हूं, कृदंत क्रिया,
ये 5 नाम यदि बात की जाए तो यह होते हैं केवल संरचना के आधार पर दोस्तों। ये किसके आधार पर हैं? संरचना के आधार पर। यदि आपसे पूछे जाए कि 5 नाम कौन कौन से हैं, तो एक तो होती है संयुक्त क्रिया, एक होती है पूर्वकालिक, एक होती है प्रेरणार्थक और एक है नामधातु तथा अंतिम होती है दोस्तों कृदंत क्रिया। लाला राम चौधरी जी, मैं वर्ब को बहुत विस्तार से ही पढ़ा रहा हूं मेरे साथी। आप शायद आज अभी जुड़े हैं, कल का एक सेशन हो चुका है, आज की वार्ता इसी पे चल रही है। अब बात आती है प्रयोग के आधार पर यदि हमें 8 बनाने हो तो 3 नाम और कौन से जोड़ेंगे? तो देखो, एक तो दोस्तों आती है सामान्य क्रिया। एक तो कौन सी क्रिया वो जोड़ लेंगे? सामान्य क्रिया जोड़ लेंगे दोस्तों। एक तो कौन सी जोड़ लेंगे? सामान्य क्रिया। और 2 नाम हम और जोड़ लेते हैं। एक तो आती है सहायक क्रिया और एक आती है सजातीय क्रिया। एक क्या आती है दोस्तों? सजातीय क्रिया। ये आपके जो 8 नाम हो गए, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार यदि आपसे पूछे जाएं तो जवाब होगा 8। और कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। 8 नाम: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, कृदंत, सजातीय और सहायक क्रिया। अब हम एक एक की बात करना आरंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा मैं केवल सामान्य क्रिया की। एक बार आप इन 8 नामों का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर पूछे तो 5 नाम, वो 5 नाम कौन से होंगे दोस्तों? तो वो 5 नाम आपके सामने मैं एक बार पुनः चिन्हित कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। इन 5 नामों की अगर बात की जाए तो ये है केवल संरचना के आधार पर। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया यदि और जोड़ दी जाए तो प्रयोग व संरचना के आधार पर 8 प्रकार हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों ताकि मैं आगे की बात आरंभ करूं। अब बात करते हैं एक एक क्रिया की। सबसे पहले मैं वार्ता आरंभ करूंगा दोस्तों सामान्य क्रिया की। बहुत ही सरल है, नाम ज्यादा होने से कठिन नहीं होंगी, नाम ज्यादा होने से कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। सुनिए कि यदि एक सामान्य से कार्य को बताने हेतु एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में काम भी कितना होगा? एक कार्य होगा और वाक्य में जो क्रियापद आएगा वो क्रियापद भी कितना आएगा? एक आएगा। पहला प्रकार एक ही काम, एक नंबर प्रकार एक ही कार्य, वाक्य में क्रियापद भी कितने होंगे? एक होंगे, एक ही होगा। जैसे मैंने नाम लिखा, क्या मोहन चलता है या मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें अकर्मक सहकर्मक से कोई मतलब नहीं है। अकर्मक आए या सहकर्मक आए उससे हमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह कर्म के आधार पर नहीं पूछ रहा, आपको क्या पूछ रहा है कि एक कार्य होगा, क्रियापद भी कितने होंगे? एक। काम कितना हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है और क्रियापद भी कितना आया? एक ही आया है। यदि वाक्य में एक कार्य हो और एक ही क्रियापद होता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों सामान्य क्रिया। उसे क्या कहा जाता है? सामान्य कहा जाता है। सरल क्रिया इसे नहीं कहेंगे, सरल वाक्य होता है। ध्यान दीजिए, सामान्य वाक्य, सामान्य क्रिया, एक वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक ही क्रियापद। जो महत्वपूर्ण चीज आती है दोस्तों, परिभाषाएं नहीं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वाक्य में काम कितना होगा? एक। क्रियापद भी कितना होगा? एक। दिया भी कितना है? एक। इसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। अगला जो प्रकार आता है दोस्तों संयुक्त क्रिया। दूसरा कौन सा आता है? संयुक्त क्रिया। देखो वो क्या होती है, संयुक्त के नाम से ही पता चल गया, जुड़ी हुई क्रियाएं होंगी। अब जाहिर सी बात है, यदि जुड़ी हुई हैं तो एक से तो ज्यादा होंगी, जुड़ी हुई तो हैं तो एक से तो ज्यादा होंगी दोस्तों, बिल्कुल। अब एक से ज्यादा होंगी तो कम से कम 2 मान सकते हैं। अब दोनों क्रियाएं अलग अलग होती तो उनको संयुक्त नहीं कहा जाता। इसका मतलब क्रियाएं एक से ज्यादा थी और जुड़ करके कितनी बन गई? एक बन गई। अर्थात इसकी परिभाषा की बात की जाए तो वो क्या होगी कि यदि किसी वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं। पुनः सुनना, एक वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं तो वहां कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब इतनी बड़ी परिभाषा में याद नहीं रखनी, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अर्थात यहां पर कार्य कितना होगा? एक होगा क्योंकि संयुक्त है। क्रियापद कितने होंगे? 2। क्रियापद कितने होंगे? 2 क्रियापद। दोस्तों पुनः सुनिए, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं आप। एक कार्य एक ही क्रियापद सामान्य, एक काम 2 क्रियापद तो क्या हो गई? संयुक्त। क्या हो जाए? संयुक्त हो जाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूं इसका उदाहरण,
आपने पाठ पढ़ लिया। आपने पाठ पढ़ लिया। दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहूंगा, काम कितना हुआ है वाक्य में? एक ही काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ कि पाठ पढ़ा है, लेकिन वाक्य में क्रियापद कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, पढ़ और लिया। पढ़ना अलग क्रिया है, लेना अलग अलग क्रिया है, लेकिन दोनों क्रियाएं एक साथ संयुक्त रूप से प्रयुक्त होकर के एक ही कार्य को बता रही हैं। कौन से कार्य को बता रही हैं? पढ़ा। किस क्रिया को बता रही हैं? कि आपने पाठ पढ़ा है, लेकिन क्रियापद कितने प्रयुक्त कर लिए? दो। काम कितना हुआ? एक ही काम हुआ है। तो यदि वाक्य में एक ही कार्य को बताने के लिए एक से ज्यादा पद क्रियापद प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? संयुक्त हो जाएगी। एक काम एक क्रियापद सामान्य, एक काम दो क्रियापद संयुक्त। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ताकि हम आगे की वार्ता आरंभ कर सकें। दो प्रकार हो चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब बढ़ता हूं मैं तीसरे प्रकार पर। तीसरे प्रकार पर दोस्तों देखिए वो क्या है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया, नाम से ही पता है कौन से काल की? पूर्व काल की, पहले के समय की। अब एक चीज मैं यहां पर और बता देता हूं दोस्तों, जैसे पटवार और अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी की परीक्षा और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, चाहे वो किसी भी विषय से हो, प्रथम प्रश्न पत्र में क्रिया बिंदु दिया गया है। वहां पर क्रिया के केवल 3 ही प्रकार दिए गए हैं। पाठ्यक्रम से हमें बहुत अच्छी तरीके से परिचित होना होता है दोस्तों। सभी, जैसे पुलिस एसआई वाले मेरे दोस्त, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट वाले मेरे दोस्त, इसके अलावा रीट की भर्ती परीक्षा वाले मेरे साथी, उनके क्रिया वाला बिंदु नहीं है, लेकिन फिर भी है, वाच्य उनके चलता है जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो पटवार, ग्राम सेवक और एलडीसी की परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं मेरे साथी, मैं उन्हें बता देता हूं कि पूर्वकालिक क्रिया उनके पाठ्यक्रम में डायरेक्टली आती है, सीधे दिए हुए है, और यहां से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। हाईकोर्ट एलडीसी में भी प्रश्न पूछा गया है यहां से दोस्तों। तो आप इस चीज को ऐसे मत समझना कि अन्य प्रकार है तो सहकर्मक और अकर्मक ही सब कुछ है, नहीं, यहां से प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है? पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है? पहले के काल का या पहले के काल की बात करते हैं क्रिया के संदर्भ में, मतलब पहले के काल की क्रिया। अब पहले के काल की क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है, जब वाक्य लिखा जाएगा या जब वाक्य में उस क्रियापद को प्रयुक्त किया जाएगा तो वह क्रिया अपनी पूर्णता को दर्शाएगी। क्रिया अपनी पूर्णता को दर्शाएगी। परिभाषा क्या होती है वो जानिए, कि यदि वाक्य में दो क्रियापद प्रयुक्त हों, उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होती है और पूरी हो जाती है। पुनः सुनना, पहली क्रिया पहले आरंभ हो गई, पहले पूरी हो गई, तत्पश्चात उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है और वो चलती रहे चाहे पूरी होए, उससे कोई मतलब नहीं। जो पहले पूर्ण हो चुकी क्रिया होती है उसी को पूर्वकालिक कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक कहा जाएगा। जैसे बात करते हैं उदाहरण से, क्या मोहन पढ़कर सो गया? जैसे मोहन पढ़कर सो गया, जैसे मोहन पढ़कर सो गया। अब यहां पर बात आती है क्या कि पूर्वकालिक क्या हो गई? देखो काम कितने हो रहे हैं, एक तो सोना और एक पढ़ना। सो गया संयुक्त क्रिया के रूप में है दोस्तों, लेकिन आपको यह नहीं पूछेगा। यदि पूर्वकालिक पूछी जाएगी तो आपको रेखांकित इस क्रिया शब्द को करेगा। मैंने अभी अभी क्या बताया? क्रियाएं कितनी होंगी? दो क्रियापद। क्रियापद कितने होंगे? दो। कार्य भी कितने होंगे? दो। लेकिन एक पहले पूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक पहले क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। पहले पूर्ण हो जाएगा। परिभाषा यही तो कह रही है कि यदि वाक्य में दो क्रियापद प्रयुक्त हो, उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होती है और पहले ही पूरी हो जाती है। मोहन ने पढ़ना आरंभ किया और काम पूरा कर चुका। पढ़कर अगली क्रिया कौन सी आरंभ हो चुकी? सो गया। तो जो पहले क्रिया होती है उसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों? पूर्वकालिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक कहा जाएगा। कुछ समझ में आया साथियों कि यदि वाक्य में दो क्रियाएं हों, उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होती है, पहले ही पूरी हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है, तो जो पहले पूर्ण होने वाली थी इसी को क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक कहा जाता है। और अधिकतर वाक्यों में इस प्रकार की क्रियाओं में कर प्रत्यय जुड़ा होता है, लेकिन सदैव नहीं। यह बात भी हमें याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक नहीं बनानी इसको कि कर जुड़ा हुआ ही होगा, आवश्यक नहीं।
कर जुड़ा हुआ हो। मैं जयपुर गया, उसके बाद जोधपुर गया, तो पहला कौन सा काम किया? जयपुर जाने वाला। इसका मतलब पूर्वकालिक का मतलब पहले के काल में पूर्ण हो चुके कार्य को बताने वाली क्रियाएं क्या होंगी? पूर्वकालिक होंगी। हाईकोर्ट एडीसी में जो प्रश्न आया था दोस्तों, वह कौन सा आया था? मैं आपको उसकी भी एक बार झलकी बता देना चाहूंगा कि कौन सा प्रश्न आया था। हाईकोर्ट एडीसी में पूछा गया प्रश्न था, हम अंग्रेजी भाषा में शेर और चूहे की कहानी पढ़ा करते हैं, उसमें से एक चीज आती है क्या कि चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। दूसरा काम उसने फुदकना किया है। पहली क्रिया कौन सी आरंभ हुई? चढ़ने की। काम पूरा हो चुका, चढ़कर। तो पूर्वकालिक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चढ़कर हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई साथियों? तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। अगला जो क्रिया का प्रकार आता है वह आता है दोस्तों क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। अंग्रेजी में इसे मोटिवेशनल वर्ब कहा जाता है कि ऐसी क्रियाएं जो प्रेरित होकर की जा रही हैं, ऐसी क्रियाएं जो प्रेरणा के अर्थ में हो रही हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है, ध्यान से सुनना, कि यदि वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करे, ध्यान से सुनना, वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य से काम करवा रहा है तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक होंगी। यदि वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य से काम करवाता है तो ऐसी क्रियाएं होती हैं दोस्तों प्रेरणार्थक क्रियाएं। कैसी होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ध्यान से समझना, सामान्य क्रिया एक काम एक क्रियापद, संयुक्त क्रिया एक काम दो क्रियापद, पूर्वकालिक में दो ही काम दो ही क्रियाएं, लेकिन एक पहले और एक बाद में। इस प्रेरणार्थक क्रिया के लिए ध्यान रखने हैं आपको, वाक्य में कर्ता कितने दिखेंगे? दो। कर्ता कितने दिखेंगे? दो, लेकिन एक होगा, एक कार्य करेगा, एक कार्य करेगा, एक कराएगा, अर्थात एक काम कराएगा। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। वाक्य में कर्ता कितने होंगे? दो, एक वास्तव में काम करने वाला और एक काम करवाने वाला। कर्ता स्वयं कोई क्रिया न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो उसे कहा जाता है क्या? प्रेरणार्थक। हमने बचपन में ऐसे खूब काम किए हैं दोस्तों। हमसे होमवर्क नहीं होता था, बड़े भैया बड़ी दीदी को कहते थे कि मेरे एक नकल का पेज लिख दीजिए, हैं? जैसे आज भी हम देखते हैं घर पर क्या माँ बेटी से भोजन बनवाती है, माँ बेटी से भोजन बनवाती है, माँ बेटी से भोजन बनवाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, काम कौन सा हो रहा है? भोजन बनाने का। बनवाने वाली कौन है? माँ। बनवाने वाली कौन है दोस्तों? माँ। बनाया किसने? बेटी ने। ये तो हो रही है क्या? कार्य करने वाली। ये तो कौन है? कार्य करने वाली। और ये है काम प्रेरणा देने वाली। ये कौन हो गई? प्रेरणा देने वाली। अर्थात यदि अब कर्ता की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर देखिए भोजन बनाने का काम बेटी ने किया, लेकिन बेटी के साथ से भी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। यहां पर माध्यम बन रही है बेटी। कर्ता कौन होगा? जैसे मां ने बेटी से भोजन बनवाया, कर्ता ने कर्ण से कार्य करवाया, कर्ता ने बेटी से भोजन बनवाया। समझना इस बात को। इस वाक्य का यदि हम काल बदलेंगे तो कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग मां के साथ होगा। किसके साथ होगा? मां के साथ होगा। इसका मतलब वाक्य का वास्तव में जो कर्ता है, वाक्य का जो कर्ता है वो स्वयं कोई काम नहीं कर रहा, कार्य किसी और से करवाया जा रहा है। तो ऐसी क्रियाएं क्या होंगी दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। दोस्तों ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी हो दोस्तों तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले प्रकार पर चर्चा कर सकें। प्रेरणार्थक क्रिया। अब तक हम चार क्रियाओं की चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब तक हम चार क्रियाओं की चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी? सामान्य, एक काम एक क्रिया, संयुक्त दो क्रियापद एक कार्य, पूर्वकालिक में दो ही क्रियाएं दो ही काम,
सामान्य में दोनों एक एक थे, काम भी एक क्रिया भी एक। संयुक्त में काम एक हो रहा है, क्रियापद दो। पूर्वकालिक में दो ही काम दो ही क्रियाएं, एक पहले दूसरी बाद में हो रही है। लेकिन यहां पर प्रेरणार्थक में कर्ता बड़े हैं दोस्तों। कर्ता कितने हैं? दो। एक काम कर रहा है, एक काम करवा रहा है, तो क्या हो जाएंगी? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं हम दोस्तों अगले प्रकार पे। और अगला हमारा जो प्रकार है दोस्तों, एक तो कौन सा है? कृदंत क्रिया। और एक प्रकार हमारा बचा है कौन सा दोस्तों? नाम धातु। इन दोनों को मैं तुलनात्मक बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा समझने का इस चीज को। एक तो है नाम धातु क्रिया और एक है कृदंत क्रिया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यह है क्या चीज? विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है जिससे हम बहुत भली भांति परिचित हैं। एक तो है संज्ञा, एक सर्वनाम, एक विशेषण और एक क्रिया। दोस्तों विकारी शब्द 4 माने जाते हैं। विकारी शब्द कितने माने जाते हैं? 4। होते कितने हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये जो दोनों क्रियाएं हैं, नाम धातु और कृदंत क्रिया, ये दोनों क्रियाएं इसी से निकलेंगी, यहीं से इनको हमें निकालना होगा दोस्तों। ध्यान देना कैसे। संज्ञा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी ने किसी का नाम। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। संज्ञा क्या हो गई? दुनिया के सब नाम। और सर्वनाम होता है सबका नाम। सर्वनाम होता है क्या? सबका नाम। इसका मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों का संबंध किससे हुआ? नाम से संबंध हुआ। और विशेषण होता है इन दोनों की विशेषता बताने वाला। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों का ही संबंध किससे होता है दोस्तों? नाम से होता है। किससे होता है? नाम से होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं साथियों? विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों में संज्ञा इसका मतलब नाम, सर्वनाम का मतलब संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। हम ये पढ़ चुके हैं साथियों तीनों चीजें। संज्ञा का मतलब नाम और सर्वनाम का मतलब संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द, अर्थात इन दोनों का संबंध नाम से है। और विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताएंगे। इसका मतलब विशेषण का समूह भी कौन सा है? नाम। तो ये तीनों तो एक ही वर्ग में है। कौन से वर्ग में है? नाम वर्ग में है। कौन से वर्ग में है? नाम वाले वर्ग में है। और क्रिया किससे बनती है दोस्तों? धातु से। क्रिया किससे बनती है? धातु से। अब जो आती हैं कृदंत और नाम धातु, देखिए अगर नाम से धातु बनाते हैं, नाम से क्रिया बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? नाम धातु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नाम धातु। कैसे बनाई जाती है क्रियाएं? वो चीज ध्यान रखना। ये क्रियाएं बनती हैं प्रत्यय लगाकर। कैसे बनाई जाती हैं? प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। हमने जब आरंभ में परिभाषा पढ़ी थी कि धातुओं में ना शब्द जोड़ने से हिंदी की क्रियाएं बनती हैं। धातु में ना जोड़ने से हिंदी की क्रिया बनती है। लेकिन मैंने आपको परिभाषा बनाने से पहले या बताने से पहले यह तो नहीं कहा कि ना के स्थान पर ता जोड़ दोगे तो भी क्रिया बन जाएगी। पुनः समझना, मेरे पास एक धातु है चल, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना चलना। यह चीज हमने कल की क्लास में आरंभ में वार्ता ली थी क्या, कि यदि संस्कृत की धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो हिंदी की क्रिया बनती है। लेकिन मान लीजिए मैं चल ही धातु है और चल धातु में ता जोड़ दूंगा, तो बताओ दोस्तों यह शब्द क्रिया है या नहीं? मैं इस चल धातु में कर प्रत्यय जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा चलकर। बताओ यह भी क्रिया है या नहीं? मैं इसी चल धातु में दोस्तों आ प्रत्यय जोड़ूंगा आ, तो शब्द बनेगा चला। बताओ ये क्रिया है या नहीं? मैं इसी चल धातु में एगा प्रत्यय जोड़ देता हूं, एगा प्रत्यय, तो बताइए दोस्तों ये चलेगा शब्द क्रिया है या नहीं है? चलेगा शब्द क्रिया है या नहीं? मेरा कहने का मतलब समझना साथियों क्या है। संस्कृत की धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से हिंदी की क्रिया बनती है, लेकिन यह कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ता, कर, आ या एगा जोड़ेंगे तो भी हिंदी की क्रियाएं ही बनेंगी। तो धातुओं में हम ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ें, बहुत अच्छे से समझना, हर बात लिखकर बताई नहीं जा सकती। धातुओं में ना के अलावा कोई यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए, धातु में ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द क्रिया बनता है, तो ऐसी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? कृदंत कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कृदंत। अर्थात क्रिया से ही क्रिया बनाए तो कृदंत होगी, क्रिया से ही क्रिया बनाए तो क्या होगी? कृदंत क्रियाएं होंगी। और यदि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अर्थात नामों के प्रत्यय लगाएं,
नाम के प्रत्यय लगाएं, अर्थात मैं कहूं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं और बनने वाला शब्द यदि क्रिया रूप धारण कर लेता है, बनने वाला शब्द यदि क्रिया रूप धारण कर लेता है तो वो क्रियाएं भी नाम धातु कहलाएंगी। पुनः सुनिए, यदि धातुओं में ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ें, अर्थात मैं कहूं क्रिया शब्दों के साथ या धातु पदों के साथ ना के अलावा भिन्न प्रत्यय जोड़कर कोई क्रियापद बना दिया जाए तो उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों के साथ प्रत्यय जोड़ने से यदि बनने वाला शब्द कार्य का बोध कराता है या क्रिया का बोध कराता है तो ऐसी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं कहूं चमक, शब्द चमक भाववाचक संज्ञा है, चमक में मैं ना जोड़ूंगा तो इस चमक से बन सकती है दोस्तों चमकना एकर्मक के रूप में, और सहकर्मक बनाओ तो चमकाना। जैसे शब्द आता है दोस्तों लज्जा, भाववाचक संज्ञा में लज्जा, लज्जा से हम बना सकते हैं क्या, लजाना या लजियाना, लजाना या लजियाना। जैसे रंग आता है, रंग शब्द है दोस्तों, रंग से बन सकता है रंगना, रंगाना। सर्वनाम शब्द आता है अपना, अपना से हम बना सकते हैं अपनाना, क्या बना सकते हैं दोस्तों, अपनाना बना सकते हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मेरा कहने का आशय यह है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पदों के साथ, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पदों के साथ यदि प्रत्यय लगा देने के बाद बनने वाला शब्द क्रिया का रूप धारण कर लेता है, क्रिया का रूप धारण कर लेता है तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी दोस्तों, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, नाम से बनने वाली धातुएं हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का मतलब नाम, और नाम से बनने वाली धातुएं हैं, अर्थात इन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। तो इन चारों को हम दो वर्गों में बांट चुके। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का मतलब नाम हो गया, और क्रिया किससे संबंध रखती है, धातु से। तो क्रिया या धातु से क्रिया बनाए तो कृदंत, और नाम से बनाए तो नाम धातु। यहां तक की बात क्लियर हुई साथियों? एक बार थम्स अप कीजिए यहां तक का समझ में आया तो, ताकि इसके शेष रहे अंतिम दो प्रकारों पर भी हम वार्ता आरंभ कर सकें। अब बात आती है अगले प्रकार की, सहायक क्रिया, अंग्रेजी में जिसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर महत्वपूर्ण प्रकार में गिना जाता है सहायक क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं हेल्प करने वाली क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हिंदी में क्या कहेंगे, सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। किसकी सहायता करेगी, ये मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। लेकिन बात आती है, जैसे मैं कहूं हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, सारी परिभाषाएं लिखवाई नहीं जा सकती। आपको पूरी परिभाषाएं एक सेपरेट नोट्स के रूप में ई उत्कर्ष ऐप पर मिलेंगी, ई बुक के रूप में वहां उपलब्ध है। आपने अभी तक भी बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मुझसे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, लेकिन ई उत्कर्ष ऐप आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा। दोस्तों, हर चीज निःशुल्क प्राप्त करने की अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं कि धैर्य से सुनना, और यदि महत्व की चीज यदि न्यूनतम शुल्क पे मिले तो आपको उस शुल्क को जमा करवा करके वो चीज प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के ठीक बाद में हमें एक बार इस प्रकार का पछतावा हो भी जाता है कि काश ऐसा मैं कर लेता, ऐसा मैं कर लेती। इसलिए कह रहा हूं, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां से ई बुक के रूप में आप ई बुक प्राप्त कीजिए, हिंदी विषय की भी वहां मौजूद है। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, उसका पिन क्या हो, उसका लिंक क्या होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करिए और प्ले स्टोर से आप उसको इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज भी मुझे आते ही मेरे कुछ एक साथी कह रहे थे कि सर हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता। मैंने कल भी आपको इसको प्रोसेस बताया था कि YouTube पर खोलते समय जो मध्य में एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइब का, आप उस पर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब यदि कर रखा है तो, नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
फिर जानना हो कि आगे वाली कक्षाएं कब होंगी तो सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और ऊपर सब्सक्राइब चैनल्स के नाम आते हैं, वहां उत्कर्ष पर क्लिक करते ही आपको प्लेलिस्टें मिल जाएंगी, अपकमिंग सेशंस का टाइम और कौन कौन से विषयाध्यापक या विशेषज्ञ के द्वारा कौन सी कक्षा कितने बजे पढ़ाई जाएगी, ये सब चीजें वहां होती हैं। आप इस प्रोसेस को एक बार दोहराइए दोस्तों, हर चीज का आनंद आने वाला है। बिल्कुल एक भरोसे का मंच है दोस्तों। कुछ व्यवधान हुआ या हम कह सकते हैं एक त्योहारों का सीजन रहा, 3 दिन आपसे मुखातिब नहीं हो पाए, उसके लिए आपको मैं बता चुका था कि अब उत्कर्ष ऐप वापस से उत्कर्ष क्लासेज ने पुनः अपनी ऑनलाइन क्लासों का आगाज आरंभ कर दिया है और साथियों इसका मजा आ रहा है, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी कि सहायक क्रिया क्यों जरूरी हुई, इसकी आवश्यकता क्यों हो गई। बहुत बेसिक सी बात थी, सहायक क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। क्यों पढ़ाने की आवश्यकता पड़ी दोस्तों, इसके लिए जानना है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये सहायक क्रिया महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानना बेहद आवश्यक है दोस्तों। अंग्रेजी में हम सुनते हैं कि किसी भी सेंटेंस का यदि टेंस पहचानना हो, किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचानना हो तो हेल्पिंग वर्ब मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पहचानते हैं। वही बात मैं हिंदी में कहूंगा क्या कि सहायक क्रिया जो होती है वाक्य के काल का परिचय देती हैं, वाक्य के काल का परिचायक होती हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, वाक्य के यदि काल का पता लगाना है तो हमारे पास कौन सा विकल्प होता है, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती है क्या, सहायक क्रिया ध्यान से सुनना, सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। वाक्य में किसका परिचायक होती हैं, काल का द्योतक होती हैं, काल का परिचय कराती हैं। जैसे पढ़ना मुख्य क्रिया है, रहा है सहायक क्रिया है। अब बात आती है रहा है तो यह अपूर्ण फॉर्म हो गई, अर्थात अपूर्ण का कौन सा काल हो गया, अपूर्ण। अब बात आती है कौन से काल में आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वर्तमान काल में। अब जब हम इस काल की बिंदु पढ़ेंगे, काल बिंदु पढ़ेंगे, तब इस बारे में बहुत विस्तार से मैं बात करूंगा कि सहायक क्रिया किसका परिचय देती है, काल का परिचय देती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इसलिए तो सहायक क्रिया। और महत्वपूर्ण बात जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण याद लगती है क्या, कि सहायक क्रिया किसका परिचय देती हैं, काल का परिचय देती हैं। क्या किसका परिचय देती हैं दोस्तों, काल का परिचायक होती हैं। हिंदी व्याकरण वशिष्ठ गुरुजी। मेरे साथी, जुर्म से जुर्माना, जुर्म भी आपके संज्ञा शब्द है, जुर्माना भी भाव संज्ञा शब्द है, भाववाचक। सदैव ना जोड़ने से, सदैव ना जोड़ने से आप उसे क्रिया नहीं कह सकते, सदैव ना से क्रिया नहीं बन सकती, इस चीज का ध्यान रखना। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण पदों के साथ ना जोड़ें तो हर शब्द क्रिया नहीं बनेगा, यह चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे डीडवाना लिखा हुआ है तो क्या लास्ट में ना आते ही मैं दोस्तों क्या उसे क्रिया कह दूंगा। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपको तरीका बताया था कि नाम धातु क्रियाएं कैसे बनती हैं, कि यदि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जरूरी नहीं ना ही जोड़े, कोई ऐसा प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, ऐसा हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं कि नया जो शब्द बना है वो कार्य का द्योतक हो रहा है, क्या कार्य करने का परिचायक हो रहा है, क्रिया होने का बोध कराता है, तो उन क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। मेरे साथी बहुत अच्छा आपका प्रयास है, बहुत अच्छा आप जानते हैं, मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ आप मुखातिब होते हैं। अब बात करता हूं मैं अगले प्रकार पर, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि सहायक क्रिया क्या होगी। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है, जो कि काल का परिचायक होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु आती है, सर मुझे बुक लेनी है पर कीमत क्या है। आप एक बार ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए मेरे दोस्त रिंकू जी, आप इंस्टॉल कीजिए ऐप को, वहां पर आपको बहुत न्यूनतम शुल्क मिलेगा और आप वहां से वो चीज प्राप्त कर सकती हैं, ई बुक के रूप में मिलेगा। ई बुक का मतलब होता है दोस्तों आप उसमें कोई कंटेंट जोड़ना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास वो हमेशा मोबाइल फोन में उपलब्ध रहेगी। राह चलते अपने बिल्कुल अवकाश के समय का सदुपयोग करने का सबसे बढ़िया तरीका वही होता है। बहुत बार हम ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, यूट्यूब की क्लास हम लाइव नहीं देख पाते, तो आप ई उत्कर्ष ऐप पर जो उपलब्ध आपकी लाइब्रेरी होती है वहां से पुस्तकें जो होती हैं उन्हें खोलकर पढ़ सकते हैं। इसलिए ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों अब बात करता हूं मैं अंतिम प्रकार जो प्रयोग और संरचना के आधार पर हम चर्चा में लेने वाले हैं, कौन सा, सजातीय क्रिया। ये क्या होती है इसकी बात और जान लेते हैं दोस्तों। ये क्या होती है देखिए, सजातीय नाम से ही पता चल रहा है, समान जाति की क्रिया, समान जाति की क्रिया। अब समान जाति की कैसे होती है पहले तो ये जानो,
समान जाति की क्रिया कैसे होती है, जाति समान कैसे होती है, बिल्कुल ये चीजें जाननी है, परिभाषा ही नहीं रटनी। परिभाषा तो मैं कह दूं यदि कर्म और क्रिया की जाति समान हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। कैसे पता लगे क्या है सजातीय? दोस्तों इसका कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट समझने के लिए आपको एक वाक्य की संरचना से पुनः परिचय करना होगा कि हमारे वाक्य में हमें तीन चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? कर्ता, कर्म और क्रिया मिलती है। ये चीज मैं आपको कल भी बता रहा था, आज पुनः दोहरा रहा हूं। जो क्रिया होती है दोस्तों वह बनती है धातु से। जो क्रिया होती है वह किससे बनी होती है? धातु से बनती है। और कर्ता और कर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? या तो संज्ञा शब्द होते हैं और या सर्वनाम शब्द होते हैं। यहां तक की बात तो समझ में आई? कृपया साहित्य का इतिहास और पुस्तकें भी करवाइएगा। बिल्कुल विकास दाबी जी, मेरा उद्देश्य वहीं तक पहुंचाने का है, लेकिन आप मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ सकें इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया है कि पहले व्याकरण का पोर्शन अति शीघ्र पूरा होने वाला है। उसके बाद आपकी लगातार 2 क्लासें चलेंगी, जिसमें एक रीट के पाठ्यक्रम की शिक्षण विधियां और एक तरफ चलेगा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें बुक्स भी है, 11वीं 12वीं की काव्य शास्त्र का पाठ भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है और संवाद लेखन भी होगा। मेरे साथियों आप धैर्य के साथ जुड़े रहिए। अभी तक ऐसी कोई परीक्षा की नोटिफिकेशन या आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त भी नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि परीक्षा के आने के बहुत समय पहले आपका पूरा पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से। तो कर्ता, कर्म और क्रिया हमारे वाक्य में मूलभूत 3 चीजें पाई जा रही हैं, जिनको 2 अंगों में बांटा जाता है। जब वाक्य के अंग पढ़ेंगे तब मैं इनकी चर्चा करने वाला हूं। शिक्षक पात्र परीक्षा की क्लास की ये चल रही है मेरे दोस्त, व्याकरण की क्लास चल रही है। इसके ठीक बाद इसके स्थान पर हम शिक्षण विधियां आरंभ कर लेंगे। तो जो कर्ता और कर्म होता है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द से बना होता है, लेकिन सजातीय क्रियाएं जहां होंगी, अब आती है महत्वपूर्ण बात, सजातीय क्रिया जहां पर होंगी आपका कर्म जो होगा वो संज्ञा और सर्वनाम से नहीं बनेगा। सजातीय क्रिया में जो कर्म होता है वो संज्ञा और सर्वनाम से नहीं बनता, बल्कि यह भी किससे बनता है दोस्तों? धातु से बना होता है। यह भी किससे बना होता है? धातु से बना होता है। ऐसा किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट समझ लीजिए पुनः। सजातीय क्रिया क्या होती हैं? समान जाति की क्रिया होती हैं। जैसे मैं कहूं भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। क्या लड़ी दोस्तों? लड़ाई लड़ी। क्या लड़ी? लड़ाई। अब लड़ाई कर्म है और लड़ना क्या है? क्रिया। अब बात की जाए कर्ता व कर्म की तो वास्तव में संज्ञा और सर्वनाम होना चाहिए। यहां पर कर्ता तो संज्ञा शब्द है, लेकिन लड़ाई शब्द जो कर्म है वो किससे बना हुआ है? धातु से ही बना हुआ है दोस्तों, लड़ धातु से बना हुआ है। यहां तक ये चीज समझ में आ चुकी होगी। जैसे मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, गीता ने गीत गाया, राम ने रोज रोया, मैंने चढ़ाई चढ़ी, मैंने चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी। क्या चढ़ी दोस्तों? चढ़ाई चढ़ी है। हमने पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी सजातीय क्रिया होगी वहां पर प्रयुक्त कर्म संज्ञा या सर्वनाम शब्द से न बना होकर के धातु से बना होता है। प्रयुक्त जो कर्म होता है दोस्तों वह किससे बना होता है? धातु से बना होता है। किससे बना होता है? धातु से बना होता है। अब धातु से तो बना होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? इस क्रिया और कर्म की धातु एक ही होगी। जैसे चढ़ाई चढ़ी एक धातु है, लड़ाई लड़ी एक धातु है। मैंने चाल चली, मैंने चाल चली। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि दोनों के दोनों क्या चली? चाल। अब चाल शब्द भी चल धातु से बना है, चली शब्द भी चल धातु से बना है। जब वाक्य की क्रिया और कर्म एक समान धातु से बने हुए हों तो इनकी जाति समान मानी जाती है, अर्थात उसे कहा जाता है दोस्तों सजातीय क्रिया। क्या कहा जाता है? उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है मेरे साथियों। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर जो 8 प्रकार थे, सबसे पहले सामान्य क्रिया, एक कार्य एक क्रिया, संयुक्त में एक कार्य 2 क्रियापद, पूर्वकालिक में 2 ही क्रियाएं 2 ही कार्य, लेकिन एक पहले एक बाद में, प्रेरणार्थक में कर्ता 2, एक वास्तव में काम कर रहा था, एक काम नहीं कर रहा था। अब बात आती है क्या? कृदंत और नाम धातु। क्रिया से क्रिया बनाए तो कृदंत, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के प्रत्यय लगा दें तो नाम धातु। उसके बाद में बात की सहायक क्रिया की, जो कि काल का परिचायक होती हैं और हेल्प करने वाली हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब या सहायता करने के कारण उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। अंतिम बात आ गई क्या? सजातीय क्रिया की वाक्य में प्रयुक्त कर्ता
कर्म जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द से बने होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्द से बने होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से बने होते हैं। लेकिन जहां भी सजातीय क्रिया होगी, जहां पर सजातीय क्रिया होगी, वहां पर क्रिया और कर्म एक समान धातु से बने होंगे। यहां पर जो कर्म होता है वो संज्ञा और सर्वनाम से नहीं बना होकर के किससे बना होगा? धातु से बना हुआ होगा। ऐसे वाक्यों में ध्यान रखना, क्रिया हो जाती है दोस्तों सजातीय। कौन सी हो जाती है? सजातीय हो जाती है। एक मेरे साथी ने पूछा है पढ़ाई और पढ़ाई में क्या अंतर होता है? पढ़ाई और पढ़ाई दोस्तों ये कर्म है और ये क्रिया है। पढ़ाया ये कार्य की पूर्णता का द्योतक है और ये क्या कार्य है उसका परिचायक होता है। जैसे बहुत प्रकार के शब्द आते हैं ऐसे आपके सामने, एक तो आता है लिए और एक आता है लिए। ये अव्यय पद है दोस्तों, ये अव्यय पद है, तेरे लिए ये वाला, और ये लिए कार्य है लेना। इस प्रकार के शब्द भी आते हैं, हम इन पर चर्चा करेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थों की शब्दों के अंतर्गत इसकी मैं आपसे वार्ता करने वाला हूं। आज की हम बात जो कर रहे थे, हमारे 4 प्रश्नों का हमने समाधान लिया। एक द्विकर्मक क्रिया का अपादान वाला दान वाला उदाहरण हमने बहुत अच्छे से जान लिया। इसके अलावा प्रयोग और संरचना के आधार पर हमें 8 प्रकार की जो क्रियाएं थी उनका पता चल चुका है। अब क्रिया को बांटने का एक अंतिम जो प्रकार होता है वह कौन सा है? काल के आधार पर क्रिया। दोस्तों मैं आपको याद करा देता हूं, काल 3, क्रियाएं भी 3 होती हैं, लेकिन जब तक हम काल नहीं पढ़ेंगे वो क्रिया समझ नहीं आती। इसलिए काल के आधार पर क्रिया के जो 3 भेद हैं वो काल जब पढ़ाऊंगा उसी समय मैं उसकी चर्चा कर लूंगा। यहां तक की बात होती है क्रिया से संबंधित। अब तक की बात समझ में आ गई हो दोस्तों, तो एक बार आप इस चैनल को लाइक करना और इस लिंक को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना और ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करना। पुनः कह रहा हूं, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कोई भी समस्या हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उत्कर्ष परिवार की ओर से मैं आप सभी को शुभ रात्रि बोलता हूं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app.